बेस्ट स्ट्रेटेजी टू विन अ वॉर इज टू विन इट विदाउट फाइटिंग। क्या ईरान के साथ ऐसा ही हो रहा है? जितने स्पेकुलेशन से सबको जानेंगे, प्लस जितने डायमेंशन इससे कनेक्टेड हैं, लेयर्स विद रिगार्ड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन मिडिल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, क्या कनेक्शन है इसमें, और क्या केवल मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स के लिए ही ईरान इंपॉर्टेंट, या जो मिस्टर रईसी हैं वो इंपॉर्टेंट थे? नहीं, वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने वाली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक मुख्य चेहरा थे। तो उनका जाना किस किस की जीत है, जरा देखते हैं कनेक्शन क्या है। इजराइल वॉर रूम, ये एक ट्विटर हैंडल है, सर्कुलेट कर रहा है। कहा जा रहा है कि सुबह 8 बजे, मतलब 8:58, लगभग 9 बजे कल की बात है, इन्होंने ये हेलीकॉप्टर पोस्ट किया था ट्विटर पर। मतलब इसका कुछ मतलब नहीं निकलता, क्योंकि जो हुआ, जो हेलीकॉप्टर गायब हुआ, वो तो रात को हुआ, इसी दिन की रात को। तो इन्हें पहले से, मतलब व्हाट वाज द इंडिकेशन, ऐसे तार जोड़े जा रहे हैं। मिस्टर रईसी इन हिज यंग एज ही वॉज रिनाउंड एज अ इस्लामिक स्कॉलर। क्लर्गी से उन्होंने राइज किया, शाइट क्लर्गी से राइज करके एक समय पर वो जुडिशरी के चीफ बनते हैं, फिर उस एक्सपर्ट कमेटी के पार्ट बनते हैं जो ईरान का सुप्रीम लीडर चुनती है। इसके बाद ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और कहा जा रहा था कि ये आने वाले समय में जो अभी अयतुल्ला अली खमैनी हैं, उनकी जगह सुप्रीम लीडर भी बन सकते थे। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ही इज़ अ हार्ड लाइनर, ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज ब्यूचर ऑफ ईरान, यानी कि ईरान में फंडामेंटलिस्ट सरकार चले, जो शाइट, जो सुप्रीम लीडर है उनके हिसाब से चले, तो उसके लिए किसी भी हद तक जाने वाला एक लीडर था जो इब्राहिम रईसी थे। तो मुद्दा यह है कि जाहिर सी बात है, अगर हार्ड लाइनर हैं और इनका प्रोजेक्शन केवल प्रेसिडेंट पर खत्म नहीं हो जाता। इससे पहले ईरान में ऐसे भी लीडर आए हैं जो राजनीतिक रूप से मजबूत तो दिखे, लेकिन उसके बाद फिर वो सत्ता के गलियारों में दिखे नहीं। लेकिन इब्राहिम रईसी यहां तक रुकने वाले नहीं थे। तो आप इससे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। मसाद कमांड में, अब देखिए, ये रात को 9 बजे इन्होंने पोस्ट कर दिया था, असेसमेंट इन इजराइल, रईसी डिड नॉट सर्वाइव। तो आपको पता होगा, टर्की, रशिया एंड ईरान, तीनों की फोर्सेस सुबह तक एक्चुअली कॉम्बिंग ऑपरेशंस में एंगेज थी। जब टर्की के ड्रोन ने उस जगह को पता लगाया कि किस जगह पर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, और उसके बाद फिर ये पता लगा कि यस, फाइनली ही इज डेड। लेकिन इजराइल को पहले से पता था। अब दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि भाई, जो करता है वो खुलेआम बताता थोड़ी ना है। वो कोवर्ट ऑपरेशन किस बात का, जिसमें कि पूरी तरह क्लियर कर दिया जाए कि इंडिकेशन हमारी तरफ आ रहे हैं। देखिए, इस पर कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लगेगा कैसे जनरल जो सुलेमानी का एसेसिनेशन हुआ, तो उसके बाद पूरी जिम्मेदारी यूएस ने खुलेआम ली थी। राइट, इंडिकेशन पहले से दिए थे और फिर खुलेआम ली थी जिम्मेदारी। तो क्या इस केस में भी ऐसा हो सकता है? लेकिन फिर कहा जा रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ईरान के प्रेसिडेंट को मारना, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। इट इज लाइक ओपन इन्विटेशन टू वॉर। बट मुद्दा यह है कि जब स्ट्रेटेजी की बात की जाती है वॉर में, तो देखा जाता है कि फुल ब्लॉन वॉर पर जाने की संभावनाएं दूसरे देश की कितनी ज्यादा हैं। और ऐसे में अगर किसी लीडर का एसेसिनेशन कर दिया जाए, जो कि अगर राजनीति की दुनिया में देखा जाए तो आप सबको पता है पहली बार तो नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा है, और कई बार ऐसी कोशिशें भी की गई हैं कि वो नेचुरल दिखे। राइट, ऐसा कुछ बता रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के पूर्व वेटरन, मतलब वेटरन है एम मथेश्वरम। इनका कहना है कि जो अभी चल रहा है गाजा और इजराइल के डायनेमिक्स, और इस समय इजराइल ऑलरेडी कई सारे एसेसिनेशंस में इन्वॉल्व है, तो ये विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है कि ईरान ने अपने प्रेसिडेंट की यात्रा को पूरी तरह सुरक्षा मतलब प्लान ना किया हो। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है इस समय पर प्रिकॉशंस पूरी ना ली हों? तो ऐसा जवाब है। तो इनका कहना है कि देयर मे बी स्कोप ऑफ कोवर्ट प्लानिंग फ्रॉम द पार्ट ऑफ एडवर्सरीज। तो अभी ये तो आपने पता ही है, इब्राहिम रईसी एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान बोथ आर नाउ डेड, इट इज डिक्लेयर्ड। और वो गए हुए थे अजरबैजान ईरान के बॉर्डर पर, ईरान के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। तो ईरान की थियोक्रेसी से संबंधित रखते थे इब्राहिम रईसी। राइट, हार्डलाइन प्रोसिक्यूटर थे। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो अयतुल्ला खमैनी हैं, उनके जो उनका व्यू है दैट ही इज डीपली सस्पिशियस ऑफ वेस्ट, सिमिलरली व्यू ये रखते थे। राइज, मैंने आपको बताया, नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बन सकते थे। राइट, और नेक्स्ट सुप्रीम लीडर इनका बनना, वो इनके लिए खुद एक
मतलब इनको एक ऐसी पोजीशन में रखता है जिससे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लिए एडवर्स हो जाती है सिचुएशन। अब आप कहेंगे सर आपने एक बात कही कि इब्राहिम रईसी वाज रिकंस्ट्रक्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट, ये तो है ही, बट ही वाज एक्चुअली रिकंस्ट्रक्टिंग और यू कैन से एडिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर। इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि इसमें फिर अगर जो नहीं चाहता ऐसा करना तो वो तो हर एक पिलर को गिराने की हर संभव कोशिश करेगा ही करेगा। एग्जाम्पल देता हूं, अब आप कनेक्ट करिएगा, अंत तक सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा आपको। सऊदी और ईरान दोनों एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में, ये बात तो आप जानते हैं, राइट? ईरान शिया मुस्लिम्स का लीडर और जो पिछले कुछ समय से कोशिश कर रहा था कि वो मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने बाय टेकिंग स्टैंड अगेंस्ट इजराइल, जो कि सऊदी नहीं ले पा रहा था क्योंकि यूएसए के दबाव में था, ऐसा कहा जा रहा था, राइट? सऊदी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर, स्पेशली सुन्नी, राइट, सुन्नी लीडर माना जाता है। मक्का एंड मदीना जो 2 पायस प्लेसेस हैं उस पर कंट्रोल, मतलब वो किसकी टेरिटरी में आता है? सऊदी अरब की टेरिटरी में आता है। 1970 से ही ये मूवमेंट काफी पॉपुलर थी कि जो तीसरी यू कैन से होली प्लेस है इस्लाम के लिए, वह अल अक्सा मॉस्क जो कि जेरूसलेम में है। अब उसके लिए स्टैंड अगर सऊदी नहीं ले रहा तो कौन ले रहा है? ईरान ले रहा है, तो ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर होगा। तो जनरली आप जान रहे थे कि यार ठीक है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, राइट? ईरान का दुश्मन यूएसए है, कारण क्योंकि ईरान कहता है कि यार ये जो इजराइल तुमने यहां पर बनवाया ना, हम इजराइल को वाइप ऑफ कर देंगे इस दुनिया से, ये ईरान का कहना था। और इस समय पर तो भाई जो रईसी हैं वो तो माउथपीस थे ईरान के, तो जाहिर सी बात है इजराइल और यूएसए का दुश्मन तो हुआ ईरान, है ना, क्योंकि वो कह रहा है इजराइल को वाइप ऑफ करना है। अब यहां पर एंगल नया देखिए क्या निकल कर आता है। पिछले साल बीजिंग में मीटिंग कराई जाती है चाइना द्वारा बिटवीन सऊदी एंड ईरान। कहा जाता है कि यार तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, फायदा तो यूएसए ले रहा है। मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में कंट्रोल यूएसए ने रखा हुआ है, कितनी जगह मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, उनकी कंपनियां अपने हिसाब से तुम्हारे ऑयल को खींचती रही हैं। तो अब तो होश में आओ, बीच में अपने कॉर्डियल रिलेशंस को लाओ। और यूएसए तो खुद बैक ऑफ कर रहा है मिडिल ईस्ट से। देखो ईरान से हटा दिया, मतलब देखो अफगानिस्तान से फोर्सेस को हटाया, ईरान के साथ जो एग्रीमेंट था न्यूक्लियर डील, ट्रंप उससे बाहर हो गए। तो बीजिंग वाज सेइंग कि यार अब इनका फोकस ना मिडिल ईस्ट पे इतना रहेगा नहीं। तुम्हारे पास कितने टाइम का ऑयल है? 40 साल और 45 साल और। तो ईरान सऊदी तुम सब समझो कि तुम्हें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, तुम्हें चाहिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइनीज टेक्नोलॉजी, तभी तुम आगे का सोच पाओगे। अपने अगर 60 साल बाद अपने देश को मजबूत देखना है या सर्वाइव भी करवाना है तो आज से काम करना पड़ेगा। इनको बात समझ में आई? तो ऐसे में यूएसए वाज आल्सो पिचिंग कि यार सऊदी तुम हमारे हिसाब से चलो, इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, अब्राहम अकॉर्ड करो। अब अब्राहम अकॉर्ड ऑलरेडी कुछ मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ हो ही चुका था, राइट? बहराइन, यूएई, इन सबको तो अलाइनमेंट इजराइल के साथ बन ही रहा था। तो ऐसे में अब ईरान वाज लाइक कि यार अगर सऊदी और मैं एक हो जाए तो हमारी दुश्मनी का फायदा ये दूसरे वाली जो बिल्ली है ये नहीं ले पाएगी। समझ गए होंगे कौन, राइट? जो दोनों को आपस में लड़ा के फायदा ले रही है बाहर वाली पावर नदर्न अमेरिका में, यूएसए, वो नहीं ले पाएगी। अब इसको लेकर ईरान ने कहा कि सऊदी तुम्हें अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ तुम्हें जाना है, तो ऐसा करो सिविल न्यूक्लियर डील हमारे साथ कर लो। मतलब कि तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर अगर चाहिए एनर्जी बनाने के लिए तो आप मेरे साथ डील करो, मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी बेचूंगा और तुम्हें यूरेनियम भी सप्लाई कराऊंगा। तो ऐसे में तुम्हें किसी और से खरीदने की क्या जरूरत है? अब ईरान को इससे फायदा हो रहा था कि चलो यार अपनी इकोनॉमी को फायदा मिल जाएगा क्योंकि अपने खिलाफ सैंक्शन चल रहे हैं। दूसरा, सऊदी से अच्छे रिलेशन हो जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो अपना पूरा फोकस इजराइल पर होगा। तो ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन अभी जिस दिन, यानी कि कल की बात है, कल ये अटैक हुआ है, मतलब कल ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन आप कल ही की डेट में एक और डेवलपमेंट देखिए, यूएसए और सऊदी कमिंग क्लोजर फॉर दैट न्यूक्लियर डील विच ईरान वाज पिचिंग टू सऊदी। मतलब एक तरीके से ईरान कह रहा है सऊदी से कि यार तुम मेरे साथ कर लो, एंड यहां पर यूएसए ने सऊदी के साथ उसी न्यूक्लियर डील को पिच करा। इब्राहिम रईसी अब नहीं रहे,
तो अब वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यूएसए की जो आपकी न्यूक्लियर सेक्टर की कंपनीज हैं, उनको बड़े बड़े ऑर्डर अब सऊदी से मिलने वाले हैं। सऊदी जैसा प्लेयर यूएसए के साथ रहेगा तो ऐसे में मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को यूएसए अपने इंटरेस्ट में या फिर इजराइल के साथ अलाइनमेंट में चला सकता है। तो आप इसके बैकग्राउंड के डायनेमिक्स को आई होप यहां तक समझे होंगे। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो एक्चुअली ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 जिक्र करता है कि प्रेसिडेंट के अलावा 12 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसमें से एक पोस्ट होती है फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट ना रहे तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट उस समय इंटरिम यानी कि कुछ समय के प्रेसिडेंट होंगे। तो नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट कि अब जो चुनाव होंगे वो 50 दिन में इनको कराने पड़ेंगे, और इन चुनाव को कराने के लिए जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर ये होंगे, और साथ में स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, हेड ऑफ जुडिशरी, ये इस इलेक्शन को कराएंगे। तो कुल मिलाकर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर, इस समय पर इब्राहिम रईसी की जो पोजीशन है वो इनके पास होगी। ये तो बेसिक फैक्ट वाली बात होगी। अब व्हाट इट मीन्स फॉर ईरान, इब्राहिम रईसी का जाना इससे क्या कनेक्शन बैठता है? एक्चुअली इब्राहिम रईसी वॉज नॉट जस्ट अ हार्डलाइनर, he was also having this idea that I have to get the pride of Iran back। मतलब जब भी किसी देश के साथ संबंधों को समझना हो ना, तो आप उनके इतिहास को जरूर समझिए, क्योंकि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उनकी हिस्ट्री से कंस्ट्रक्ट होती है। जैसे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आप एक एलिमेंट ऑफ आइडियलिज्म देखते हैं, आदर्शवाद देखते हैं। आपको नहीं लगता इसका कारण भारत के इतिहास में बुद्धिज्म और जो आपका अलग अलग कल्चर्स हैं उनका एसिमिलेशन, गांधी जी, ग्रेट अशोका, मतलब इन सब के आइडियाज का एक छाप रहा है, उसका प्रभाव हमारी फॉरेन पॉलिसी में पड़ता है। जो पर्शिया है, जहां पर आज ईरान देखते हैं, वहां पर कभी पर्शिया था। पर्शिया अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था। मतलब पर्शियन जो कल्चर को अगर आप कंपेयर करें हिस्ट्री में, अगर हम कंपेरिजन करें से एंशंट से मिडीवल वाले पीरियड में, तो there was a time that this particular Persian culture was actually better off than the modern West। तो जहां आप आज आधुनिक वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस को देखते हैं कि डेवलप नेशन है, उससे ज्यादा एनरिच्ड, उससे ज्यादा प्राउड एक समय पर जो ईरान वाला क्षेत्र था वो था। अगर वहां के लोग और वहां के पॉलिटिशियंस वो उसी कल्चर को, अपने इतिहास को पढ़ते हैं, तो डोंट यू थिंक देयर विल बी अ सेंस दैट वी हैव टू रिवाइव आवर पोजीशन? तो एक रिवाइवलिज्म होगा कि नहीं होगा? होगा। दे वोंट बी बॉक्ड डाउन बाय द वेस्ट, एंड सेम वाज हैपनिंग इन केस ऑफ ईरान। तो जो न्यूक्लियर पावर का एक्सपेंशन है वो एक्चुअली इसी के एक तरीके से लिंक्ड है इस आइडिया से। अब दूसरा एंगल देखिए, यूएसए के लिए प्रॉब्लम कर रहा है रशिया, और रशिया के प्रेजेंट वॉर एफर्ट्स में ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो काम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? काम आ रहे हैं। यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनको बैकफुट पर करने में जो ईरान की सपोर्ट है, दैट इज वेरी क्रूशियल, राइट? तो जाहिर सी बात है यूएसए चाहेगा कि भाई किसी देश को अगर हराना हो तो उसके मोरल को डाउन कर दो। वेस्ट भी चाहेगा उसके मोरल को डाउन कर दो। मोरल को डाउन कैसे किया जाता है? जो उनके देश की वो फिगर्स हैं जो स्ट्रेंथ प्रोजेक्ट करती हैं देश की, अगर वही गायब हो जाएं, चाहे जनरल सुलेमानी हो, चाहे इनके फॉरेन मिनिस्टर या कोई और हो, तो जाहिर सी बात है फायदा किसको मिलेगा? दूसरी पार्टी को मिलेगा, राइट? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एवरी नेशन वर्क्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट। और मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल पढ़ाता हूं, तो उस समय मैं मैकियावेली एक विचारक के बारे में पढ़ाता हूं। वो कहते हैं कि जो राजा है या जो भी रूलर है प्रेजेंट टाइम में, उसको डुअल मोरालिटी को समझना चाहिए। डुअल मोरालिटी का मतलब आम आदमी की मोरालिटी जो होती है, सही और गलत होता है, उसमें ये होता है कि दूसरे की हत्या नहीं करना, भाई इसके भी तो परिवार है, इसके लोग भी तो हैं, इसके देश के लोग इतना प्यार करते हैं, ऐसा कुछ। बट मैकियावेली कहते हैं कि जब तुम्हें अपने राष्ट्र हित की सोचनी है तो तुम्हें कन्वेंशनल मोरालिटीज को नहीं एक्चुअली सामने रखना, यू हैव टू साइडलाइन इट। If some assassination is important for your national security, your national prosperity, then it needs to be done। मैकियावेली कहते हैं डर और प्यार में डर का इस्तेमाल करना जरूरी है। प्यार अपनी मर्जी से करते हैं जो सब्जेक्ट्स हैं, और डरते आपकी मर्जी से हैं। तो ऐसे व्यूज जो है मैकियावेलियन व्यूज, दे आर वेरी मच यूज्ड इन पॉलिटिक्स, राइट? तो अभी क्या हम कोई ड्रामेटिक शिफ्ट देखेंगे क्या ईरान की पोजीशन में?
तो देखिए, चाहे जनरल सुलेमानी गए या अभी इब्राहिम रईसी गए, तो ऐसा नहीं है कि ईरान ने अपनी पोजीशन को चेंज किया हो। जब सुलेमानी का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद भी ईरान ने जवाबी अटैक किया था इराक में यूएसए के बेस पर, और कहा था कि अब अगर हम पे रिटेलिएशन किया तो जवाबी कार्रवाई जो है फुल फ्लेज वॉर होगा। तो उसके बाद फिर यूएसए ने अटैक नहीं किया। इससे पहले आपको पता होगा कि डेमस्कस में यानी कि सीरिया में ईरान की कंसुलेट पर इजराइल की तरफ से अटैक हुआ था। तो ईरान ने कहा भाई ये तो जिनेवा कन्वेंशन के मतलब के हिसाब से तो आपने वॉर का बिगुल बजा दिया है, क्योंकि जो कंसुलेट होती है, फॉरेन ऑफिस होता है, वो स्टेट का होता है। मतलब अगर सीरिया में कंसुलेट है, एम्बेसी का ही ब्रांच, जिसको हम कंसुलेट कहते हैं, तो टेक्निकली सीरिया में नहीं है। वो समझकर चलिए कि वो ईरान का ही है, वो ईरान का ही जगह है। तो अगर आप उस पर अटैक करते हैं तो आप ईरान पर अटैक करते हैं। तो फिर वो आपने देखा होगा इतने सारा जो वेपनरी है, 300 के आसपास ड्रोन अटैक, मिसाइल्स अटैक हुए थे, जो इसमें एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जॉर्डन, इजराइल, यूके, यूएसए ने सबने मदद की थी इजराइल की। तो वो उस समय हुआ था। तो कहा जा रहा है कि इन सब चीजों को लिंक करके देखें तो ईरान ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। इजराइल इसमें सस्पेक्ट है, लेकिन इजराइल ने अभी इसको ऑफिशियली माना नहीं है। इजराइल वर्सेस ईरान, इजराइल के डिस्ट्रक्शन की बात करता है ईरान शुरू से ही पैलेस्टाइन, प्रो पैलेस्टाइन एक्चुअली आइडिया रखता है। अब मैं इसमें यहां पर एक एंगल देता हूं आपको। यासिर अराफात जब वो पैलेस्टाइन की लीडरशिप संभालने लग गए थे, जब वो हार्ड लाइनर थे, एक तरीके से वेपन्स का इस्तेमाल करने की बात करते थे। हालांकि बाद में कैंप डेविड एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद यूएसए ने कहा कि भाई अपना हथियार छोड़ दो, पीएलओ जो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, और शांति का रास्ता अपनाओ। तो शांति का रास्ता अपनाने से पहले उनको लगता था कि हथियार के थ्रू काम होगा। तो वो खुद ईरान आए थे। उस समय अयतुल्ला खुमैनी से मिले थे। तो अयतुल्ला खुमैनी ने उस समय एक बात कही थी कि यार तुम पैलेस्टाइन, हालांकि तुम्हारी जो लीनियज है वो अरब से, लेकिन तुम इसको पैन अरब कॉज मत बनाओ, तुम इसको पैन इस्लामिक कॉज बनाओ। आप कहेंगे मतलब ये क्या है? मतलब ये है कि जो ईरान है वो ईरान अरब नहीं है, ठीक है। जो सऊदी अरब और जो अरेबियन एरिया है, जैसे कि आपका पैलेस्टाइन हुआ और आसपास के छोटे छोटे देश हो गए, इनका जो लीनियज है वो अरेबिक है। तो दे आर कंसिडर्ड एज अरेबिक पॉपुलेशन। बट जो ईरान है दैट इज नॉट अरेबिक। तो ईरान का कहना था अगर तुम पैलेस्टीन को पैन अरब कॉज बनाओगे तो एक्चुअली वो लिमिटेड हो जाएगा। तो तुम फिर अरेबिक सॉलिडारिटी की बात करना। लेकिन मैं चाहता हूं कि पैलेस्टाइन का जो मुद्दा है वो पैन इस्लामिक बने, किस मतलब पूरी दुनिया से जो इस्लामिक फोर्सेस हैं वो तुम्हारे साथ रहें। तो इसी वजह से, हालांकि यासिर अराफात उस समय पूरी तरह तैयार नहीं थे इस मुद्दे पर, लेकिन जो वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स हैं पैलेस्टाइन में, क्योंकि पैलेस्टाइन में केवल पीएलओ नहीं है, हमास है, और हमास को सपोर्ट किससे मिलता है? ईरान से मिलता है। तो ईरान ने फिर सोच लिया कि ठीक है, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? हम प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे कि हमास, हूती रिबेल्स, हिजबुल्ला और इराक में रेजिस्टेंस फोर्सेस, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू फाइट अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट वेस्टर्न डोमिनेंस ऑफ दिस मिडिल ईस्ट। इस पर एक बड़ी सही बात कही है सैमुअल पी हंटिंगटन ने। तो एक स्कॉलर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, उनका कहना है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उनका कहना है कि अल्टीमेटली जो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, केवल धर्म की बात नहीं है, मुद्दा है कि जो वेस्ट का कल्चर है, धर्म क्रिश्चियनिटी, और जो कल्चर है वो लिबरल है, वो व्यक्ति की बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है। लेकिन जो इस्लामिक कल्चर है वो अलग है, वो फेथ की बात करता है। फेथ इज अबव एवरीथिंग फॉर देम। इवन इस्लामिक फेथ इज अबव नेशनल बाउंड्रीज फॉर देम। तो ऐसे में यहां पर क्लैशेस होंगे। यू आर गोइंग टू सी ब्लडी बॉर्डर्स हियर, एंड सेम इज व्हाट वी आर सीइंग नाउ। स्पेकुलेशंस ये हैं कि इससे पहले भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और टॉप ऑफिशियल्स को मारता रहा इजराइल, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा किया गया हो। एविडेंस मैंने बताया, एविडेंस अभी नहीं है। सुलेमानी का असैसिनेशन होता है, वो चीफ आर्किटेक्ट थे मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज के, और वो भी काफी खास थे अयतुल्ला खमैनी के। तो सेम इज इब्राहिम रईसी, राइट। तो यानी कि सुप्रीम लीडर जो होते हैं, जो जैसे यहां पर अयतुल्ला अली खमैनी, तो अयतुल्ला इज अ पोजीशन रिप्रेजेंटिंग कि ये चीफ इमाम है, ये सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। तो फाइनल से ऑन ऑल पॉलिसीज लाइज विद दिस मैन, एंड हुएवर इज क्लोज विद दिस पर्सन is going to actually lead things for a longer time. वैसे तो अलग अलग पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जैसे कहा जाता है इब्राहिम रईसी के राइज के पीछे ये भी थे,
उस समय पर अलग अलग और भी फोर्सेस थी जो, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू बने ना प्रेसिडेंट, लेकिन वो फोर्सेस आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि जो इलेक्शन बॉडी है प्लस जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के, शायद उन्होंने भी इब्राहिम रईसी को ही सपोर्ट करा बिकॉज ऑफ सपोर्ट फ्रॉम आयतुल्लाह खमेनी। तो अब मुद्दा यह है कि जनरल जो सुलेमानी थे वो इब्राहिम रईसी दोनों क्लोज थे विद आयतुल्लाह खमेनी। खैर जैसे ही इनका असैसिनेशन हो गया उसके बाद ट्रंप ने कहा कि भाई हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने ऐसा किया है और हम आपके न्यूक्लियर डील के साथ भी नहीं है। तो ईरान ने वो जवाबी हमला किया था, राइट। और ये जो मैंने आपको बताया ऐन अल असद, ये इराक में इनका मिलिट्री बेस है यूएसए का वहां पर। अब पॉसिबिलिटीज ये है कि क्या अब ईरान अटैक करेगा अगर पता भी लग जाए कि भाई इजराइल ने किया है। तो देखिए फुल फ्लैज वॉर में जाने की संभावनाएं कम लग रही हैं। कारण मतलब ईरान कोशिश करेगा अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपने न्यूक्लियर डेवलपमेंट पे, और वो शायद सही समय का इंतजार करेगा क्योंकि उसके लिए इजराइल के साथ वॉर करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज वे बिगर। ऑब्जेक्टिव इज टू चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट, टू चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर विच इज राइट नाउ डोमिनेटेड बाय यूएस एंड वेस्टर्न पार्ट्स। तो ऐसे में उसका जो कॉज है वो बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में। तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स ऑन ईरान, दे आर सेइंग वॉर की संभावनाएं कम है अगर इजराइल का पता भी लग जाए। वो अलग है कि कोवर्ट ऑपरेशन होते रहे, इजराइल को भी और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी पड़े कुछ जगह पर, लेकिन फुल फ्लेज वॉर इज अ डिफरेंट थिंग। न्यूक्लियर कमिटमेंट, तो जैसे ही उन्होंने यूएसए ने बैकडाउन किया था कि भाई हम आपके इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट को नहीं मानते, जिस न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत ईरान ने कहा था कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, आप चाहें तो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ओवरव्यू कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्यू। जब यूएसए ने कहा नहीं नहीं एक्सेप्शन कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ ओपन करना पड़ेगा, तो ईरान ने कहा ऐसा कैसे यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब हमारी कुछ नेशनल सॉवरेनिटी भी तो है, ऐसा नहीं होगा, हमारी कुछ इनसिक्योरिटीज भी तो हैं, उसके लिए हमें तो देयर शुड बी सम स्पेस ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। वो मानते थे कि ये उनका एक डिटरेंस होगा। डिटरेंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसा पावर अपने पास रखो कि दुश्मन 10 बार सोचे आप पर हमला करने से पहले, चाहे दिखाओ मत उसको कि क्या है तुम्हारे पास, लेकिन उसके मन में एक डर रहे। खैर अब ईरान ने कहा कि देखो पहले तो हमें यह था कि 20% से ज्यादा नहीं करेंगे, लो 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया एनरिचमेंट, तो उन्होंने इंक्रीज कर दिया एनरिचमेंट। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेसिटी ईरान ने इंप्रूव कर ली। अब ट्रिब्यूट ये है कि मतलब अभी ऐसा लगता है कि ईरान चाहेगा कि उनका जो सपना था इब्राहिम रईसी का कि आप न्यूक्लियर कैपेबल तो रहो और साथ में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके बेसिकली जो स्पेक्ट्रम ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसको इंक्रीज कर दो। आप कहोगे इसका क्या मतलब, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं लेकिन अल्टीमेटली यू नीड बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि दूर तक मारने की क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल्स में होती है, राइट, क्योंकि वो इस ट्रेजेक्ट्री में जाती हैं, क्रूज मिसाइल इस ट्रेजेक्ट्री में जाती हैं, तो यहाँ पर कम फ्यूल में आप लार्जर प्रोजेक्टाइल कर सकते हो। तो अभी ईरान उसी पर काम कर रहा है। जब सुलेमानी जी का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद भी इन्होंने कुछ ऐसे टेस्ट किए थे बैलिस्टिक का, तो शायद अब वो उस प्रोग्राम को बढ़ा दें, ऐसा लग रहा है, जिससे कि और ज्यादा इनसिक्योरिटी का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है मिडिल ईस्ट में। रीसेंट इवेंट्स में अभी जो एंगल मैंने आपको दिया था सऊदी वाला, ईरान वॉज पिचिंग टू सऊदी कि यार सिविल न्यूक्लियर डील हमारे साथ कर लो, लेकिन यहां पर देखिए मैंने आपको जो बताया था एंगल कि यूएसए इज ऑल्सो पिचिंग सऊदी। अब सऊदी और यूएसए की डील हो रही है, ईरान उस पिक्चर से आउट है। तो न्यूक्लियर रेस यहां पर बढ़ने वाली है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। इंप्लीकेशन ऑन इंडिया क्या हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो ईरान हमारे लिए जरूरी है अफगानिस्तान का रास्ता ओपन करने के लिए और उसके थ्रू सेंट्रल एशिया में ओपन करने के लिए। ईरान हमारे लिए जरूरी है छाबहार के थ्रू काउंटर करने के लिए चाइना को, चाइना जो ग्वादार पर बैठा है। ईरान हमारे लिए जरूरी है मिडिल ईस्ट में हम अपना से बढ़ा सकें विद रिगार्ड टू वॉट एवर हैपन्स इन मिडिल ईस्ट इन फ्यूचर। मिडिल ईस्ट के हर एक देश के साथ हमें अपने संबंध मजबूत रखने होंगे, चाहे सऊदी हो, इजराइल हो, पैलेस्टाइन हो, ईरान हो। इंडिया डीहाइफिनेटेड स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है। डीहाइफिनेटेड स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि हम ईरान के साथ हैं तो सऊदी के दुश्मन है, या सऊदी के साथ हैं तो ईरान के दुश्मन है। हम अपने कन्वर्जेंसेस देखते हैं, हमारे कन्वर्जेंसेस जहां पर ईरान के साथ मिलते हैं हम ईरान के साथ है, जहां पर सऊदी के साथ मिलते हैं वहां पर सऊदी के साथ है। हालांकि पिछले कुछ समय में यूएसए के प्रेशर में हमने स्टेप बैक किया था विद रिगार्ड टू ऑयल जो हम ईरान से खरीदते थे, हमने कम किया था। लेकिन उसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि भाई अगर ईरान में मुश्किलें बढ़ती हैं ड्यू टू सैंक्शंस, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई इंडिया की खुद की एनर्जी नीड पर टू मच डिपेंडेंस ऑन ईरान हम पर दिक्कत हो जाए। तो इस वजह से हमने
उसको हम कहते हैं हमने सब्सटीट्यूशन किया था, हमने अदर सोर्स से भी लेना स्टार्ट किया था। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। जो लोग प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का कोर्स के थ्रू एक तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट सिलेबस प्लस रिवीजन प्लस मेंटरशिप प्लस मीन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप दिल्ली आकर स्टडी IQ कैंपस में ही रहते हैं, खाना पीना सब कुछ फ्री रहता है, प्लस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ इस बैच में है। 18 बुक्स आपके घर पर भेजी जाती हैं। तो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, मतलब इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए GS के लिए आपको। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो 100 बच्चों का एक कोर्स है, सुपर 100 ऑफलाइन बैच, 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। करोल बाग मेट्रो स्टेशन से जैसे आप नीचे उतरते हैं वहीं पे आपको कैंपस मिल जाएगा स्टडी IQ का। मैं ही पढ़ाऊंगा इंडियन पॉलिटी, मेरे से ही क्लास ये स्टार्ट हो रही है। पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आपका रुझान है, अगर आप IR में रुझान रखते हैं तभी आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट बेसिक से लेकर मोक्ष तक मैं ही पढ़ाता हूँ इस वाले बैच में। और यहीं से हमारे PSR की रैंक आ रही है, PSR पल्स कितने सारे टॉपर्स रेफर कर रहे हैं, टॉप 20 में है, कई इंटरव्यूज में इसी बैच का जिक्र आया है। नाउ टाइज अंडर रईसी, रईसी के समय पर भारत के साथ कैसे संबंध रहे। अभी आपने सुना होगा 10 साल के लिए भारत को छाबहार पोर्ट का ऑपरेशन दे दिया गया है। तो यानी कि भाई रईसी के रिलेशन इंडिया के साथ तो अच्छे थे, राइट। अदर इनिशिएटिव्स जैसे कि फर्दर हम जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ईरान के अंदर जिस पर चाइना का इन्वेस्टमेंट हमसे ज़्यादा हो रहा था, कहा जा रहा है कि ईरान वॉज नॉट हैप्पी, वाई इंडिया वॉज स्टेपिंग बैक। तो नाउ इंडिया इज इन सच अ पोजिशन दैट वी वॉन्ट टू स्टेप अप। ऐसा क्यों? क्योंकि IMEC जो एक अल्टरनेटिव था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि सऊदी के थ्रू होकर जाता था, अब गाजा की क्राइसिस की वजह से वो रास्ता अभी तो यू कैन से अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में हम ईरान पर स्टेप अप करने वाले थे, यानी कि उनके साथ रिलेशंस को बेहतर करने वाले थे। इब्राहिम रईसी चले गए हैं तो कुछ यू कैन से देरी हो सकती है कुछ एफर्ट्स में मेटलाइज होने में। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी शो हो रही है कि वी फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक्स मोर, यानी कि हम स्ट्रेटजिक कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न से इनसिक्योरिटीज़ में एंगेज नहीं होते। हमें पता है कि ईरान को जहाँ पर हमारी ज़रूरत है, हमें ईरान की ज़रूरत है, वहाँ पर हम कन्वर्ज होते रहे हैं। तो डाउन की तो मैंने आपको बात बताई कि एफर्ट अभी नए लीडर कौन आएंगे उसके बिहाफ पर पता लगेगा कि कैसे एफर्ट चलेंगे, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है डिस्कस द जियोपॉलिटिकल चर्न हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट एंड हाउ इट कैन इम्पैक्ट इंडियाज इंटरेस्ट इन दिस रीजन। दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन मेंस। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है लोकेशन से, यानी कि मेजर पोर्ट्स, यानी कि बंदर अब्बास पोर्ट और ग्वादार पोर्ट जैसे पाकिस्तान में है, और आपका छाबहार पोर्ट, वो क्या करेगा? वो कह देगा कि ईस्ट से वेस्ट लगाओ इन पोर्ट्स को। तो यार ग्वादार तो पता ही है इधर पाकिस्तान में, बंदर अब्बास और छाबहार में कौन सा ईस्ट और कौन सा वेस्ट में? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो ग्वादार, उसके बाद छाबहार है और फिर बंदर अब्बास है। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि INSTC की कुछ मेजर पॉइंट्स को बताओ, यानी कि जो कॉरिडोर है ईरान के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं रशिया को, उसके कुछ कॉरिडोर के पॉइंट्स को बताओ। इसके बारे में मैंने इससे पहले आज सुबह वीडियो बनाई थी, उसमें जाकर आप उन मैप्स के थ्रू